फिर आ गए? चुमकी ने बताया। पिछली बार बिना पैसे चुकाए निकल गए थे। मुझे देखते ही बोल पड़ने वाली मोटी लंबी और गोरी औरत का नाम रानी था। जब कुछ किया ही नहीं तो पैसे क्यों देता? मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मेरा उसका नाता वर्षों का था, सो मजाक चलता ही रहता था। क्या कुछ नहीं किया? उसने ऊपर से नीचे मुझे घूरते हुए कहा। चकला घर आके बिना कुछ किए लौट गए। सब ठीक ठाक है ना? कोई खराबी तो नहीं है? वो सब छोड़ो, मुझे जरूरी बात करनी है। उसने हाथों से गंदी मुद्रा बनाकर कहा। इससे भी ज्यादा जरूरी बात है क्या? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो। जब भी आता हूँ निरी बेवकूफ़ों को भेज देती हो। क्यों? तुम्हें शादी करनी है या मास्टराइन बनानी है मेरी लड़कियों को? एक तो पिछला पेमेंट बाकी है, ऊपर से लगे हुक्म झाड़ने। तुम्हें तो सब मालूम है मेरे बारे में। मेरे कहे अनुसार लड़की तो दो, अगला पिछला सब पेमेंट आज ही ना किया तो बोलना। अच्छा, बड़ा रौब है जनाब का। दिखाओ जरा कितने रुपए धरे हैं जेब में। ये कहते हुए उसकी नज़र मेरे साथ खड़े चक्रधर पर पड़ी। ये किसे साथ ले आए हो? इसकी मुंह दबाने से तो दूध निकल आएगा। खुद को बड़े लेखक कहते हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हो। धोखा खा रही हो रानी। ये बच्चा नहीं है, तुम भी संभाल नहीं पाओगी। क्यों? तुम्हें कैसे पता? वो हंसने लगी। तुम दोनों साथ में तो नहीं खेलते ना? चक्रधर से मैंने कहा था कि रानी से अपना पुरानी जान पहचान है, बड़ा मान सम्मान करती है। उसके ऐसे भद्दे मजाक से क्रोध आ गया। ताला कोठे की दलाल से ऐसे ही मजाक की उम्मीद थी मुझे। मुंह खुलेगा तो गोबर ही निकलेगा उससे। कोठा किसको बोला है? ये मेरा महल है और तुम उसकी रानी। बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन तुम भी सुन लो। ये है कोठा ही, ये है कोठा ही, चाहे इसको महल कहो या झोपड़ी। अरे बाबा, नाराज हो गए? माफ कर दो ना उसने। मैंने भी तुरंत उसकी सुर पकड़ी। माफी तो तब मिलेगी जब रानी मेरे साथ रास रचाएगी। यूं शर्माने का नाटक करती बोली। हाय, तुम्हारी ऐसी ही बातों पे तो मैं मरती हूँ। राजा, जवानी याद आ जाती है। अभी भी जवान हो। कसम से एक बार बंद कमरे में मिलो तो सही। पास खड़ी एक लड़की बोल पड़ी। मत जाना आपा, ये सनकी नाचने के लिए बोलता है, फिर उल्टे सीधे सवाल पूछता है और जाने क्या क्या कराता है। इसे किसी और चीज से मतलब नहीं है, इसे बस किस्से कहानियों से मतलब है। रानी उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर चक्रधर से बोली, चल ठीक है। ए बाबू सुन, जा ऊपर 12 नंबर कमरे में घुस जा। चक्रधर मेरी ओर असहाय होकर देखने लगा। वो अकेले ऊपर जाने में हिचकिचा रहा था। उसे इस तरह देखकर रानी बोली, देखा, कहा था ना ये बच्चा है, भाग अभी इसे लेकर। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया कि चला जा? पहले अपनी परियों को नीचे बुलाओ तो सही। बच्चा खुद चुनेगा और अंदर लेकर जाएगा। ओहो, ये तो खड़ी हैं लड़कियां, चुन लो। ना ना, इन तीनों को तो मैंने चुन लिया है, इसके लिए अलग बुलाओ। ऐसी बात है, ठीक है तब। तुरंत उसकी आवाज पर 4-5 लड़कियां नीचे आ गई। चक्रधर एक पतली छोरी की ओर इशारा करके मेरे कान में खुसर फुसर करने लगा। ओ बाबू, कान में नहीं, जो पसंद है उसका हाथ पकड़ो, ऊपर जाओ। जितनी देर जो करना है करो, मैं तुम्हारे गुरु से पूरी कीमत उसूल कर लूंगी। रानी बोली। चक्रधर उस लड़की के साथ ऊपर चला गया। मैं जाकर रानी के पास कुर्सी पर बैठ गया और कोई ग्राहक ना था। बस बाकी बची लड़कियां मुझ पर फवतियां कस रही थीं और आपस में जाने क्या कर रही थीं। ए देख, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तेरी घटिया कहानियों की रानी बनने के लिए। रानी तो तुम वैसे ही पहले से हो, और घटिया मत बोलो मेरी कहानियों को। अभी पिछले महीने छपी थी बेबीसी, सबने बड़ा पसंद किया। ओहो, बेबीसी, ये भी बताओ जरा किसमें छपी थी? क्या नाम था रे लड़कियों उस मैगजीन का? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बदनाम कहानियों में आपा, तुरंत एक लड़की बोली और सब हंस पड़ी। मैं खिसियाकर रह गया। और उसकी ऋतुजा की कहानी को तुमने मिर्च मसाला लगाकर लिख दी। वो किसमें छपी थी रे लड़कियों? क्या नाम था कहानी का? ऋतु की रातें आपा। जंगली कहानियां में फिर से ठहाके गूंज उठी। अच्छा, इतना घटिया लिखता हूँ तो तुम लोग पढ़ती क्यों हो? हाय, पढ़ेंगे क्यों नहीं? तुम ही तो एक अकेले हमदर्द हो जो हमारी कहानियां लिखते हो, हमारा दर्द समझते हो। भला हम नहीं पढ़ेंगी तो और कौन पढ़ेगा? रानी की ये बात मुझ पर व्यंग करती सी लगी। बस बस, ये घटिया मैगजीन ही पढ़ती हो, कभी नारी शक्ति भी पढ़ा करो। उसमें भी 2 कहानियां छपी हैं अब तक। तू खुद भी इन्हीं घटिया किताबों का लेखक है, भूल गए क्या? कहीं तू ही मस्त राम भी तो नहीं है ना?
रानी ने फिक्रा कसा। पास खड़ी वैश्याओं की मजाक उड़ाने वाली हंसी फिर से फूट पड़ी। मैं एक नकली हंसी का उपक्रम करके चुप रहा। वो मोटी भी खिलखिलाकर जी भर हंसने के बाद बोली, और जनाब को मालूम नहीं कि हम इनकी सारी कहानियां पढ़ते हैं। नारी शक्ति में बस एक ही कहानी छपी है, समझे। झूठा भी एक नंबर के हो तुम, सारे मर्द एक जैसे। मैं फिर से खिसियाकर रह गया। मेरी हालत देखकर फिर से खिलखिलाहट गूंज उठी। मैं चुप रहा। दुनिया में इतना कुछ भरा है लिखने को, मगर तुम्हें बस हम वैश्या और अवैध रिश्तों की कहानी लिखनी है। औरतों का हृदय सम्राट बनने की तैयारी है लगता है। इतना दिमाग मत खपाओ और सीधे सीधे ऐसी लड़की पेश करो जो थोड़ा पढ़ी लिखी हो। इस बार इंटरव्यू जैसा लिखूंगा, थोड़ा नहीं, आज तुझे डिग्री तक पढ़ी लिखी लड़की दूंगी। वो पास खड़ी लड़कियों से मुखातिब हुई। नमिता आ गई? ऊपर ही है, एक लड़की ने जवाब दिया। तुम लड़कियों को बाहर जाने देती हो? और नहीं तो क्या, क्या इनका घूमने का मन नहीं होता? लेकिन ये सब एक साथ जाती हैं। नमिता को अकेले भी जाने देती हूँ। क्यों, तेरी बेटी है, डिग्री पढ़ रही है। मेरी बेटी होती तो उसे ये महल सौंप कर मैं काशी निकल जाती। पढ़ना लिखना दूर, उसे चौखट भी लांगने नहीं देती। ठीक है, अब जरा मिलाओ उससे। लग रहा है इस बार जबरदस्त कहानी मिलने वाली है। जाओ, तीसरे तल्ले पे 23 नंबर। और हाँ, पिछली बार की तरह बालकनी से कूदकर भागने जैसी गलती मत करना, वरना अगली बार आओगे तो तेरा चेला यही झाड़ू पोछा करता नजर आएगा। आज फुल पेमेंट, उसने सख्ती से कहा। मैंने तुरंत 1000 रुपये निकालकर उसे थमा दिया और बोला, बाकी जाते समय अकेली है ना, कोई ग्राहक तो नहीं है उसके साथ? अकेली है, किवाड़ बंद होगा तो आवाज देना। 23 नंबर लिखी दरवाजे पर दस्तक दिया मैंने। बिना ग्राहक के किसी कमरे को बंद देखा था। कौन है? आवाज न पतली थी न मोटी, मानो गले में खराश हो। रानी ने भेजा है, मैंने कहा। दरवाजा खुला। हल्दी रंग की सुंदरी का पतला नुकीला मुस्कुराता मुखड़ा सामने था। आइए, बैठिए। आपको जानती हूँ, जिस रोज आप आते हैं यहाँ की लड़कियों को बात करने का कारण मिल जाता है। आज भी रात तक आपकी ही बातें होंगी। अच्छा, हमें तो मालूम नहीं, हमारे इतने चाहने वाले हैं। क्या कहती हैं लड़कियाँ? आप ना जाने तो ठीक ही रहेगा, वो खिलखिलाकर हंसती हुई बोली और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में घुसते ही मैं समझ गया था कि ये कमरा बाकी कमरों से अलग है। बड़ा था, साथ में बाथरूम और एक दूसरा कमरा भी था। नमिता ने सब कुछ काफी सलीके से सजा रखा था। वो आकर मेरे पास सटकर बैठ गई और मेरे दाहिने हथेली को अपनी हाथों में भर लिया और दबाने लगी। मेरी आंखों में झांक कर बोली, तो आप तो कुछ करेंगे नहीं? पहले मुझे जानेंगे, मेरा बचपन, मेरी भावनाएं और मेरी कहानी सुनेंगे। फिर अगर आपको प्यार आया तो नाचने को कहेंगे। उसके बाद ही बस बस, लगता है सब कुछ जानती हो मेरे बारे में। जी नहीं, सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानती हूँ, वो शरारती अंदाज में बोली। ठीक है, अब सुनो। रानी ने बताया कि पढ़ी लिखी हो, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और तुम जवाब देना। अगले हफ्ते मैगजीन में आएगा। किस में आएगा? काली रातें में। वो हंस पड़ी। मैंने उसकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा, शुरू करे? वो संभल कर बैठ गई। हाँ, शुरू कीजिए। ठीक है, तुम चूंकि पढ़ी लिखी हो तो थोड़े कठिन सवाल पूछूंगा। अब पूछिए भी, कितना भूमिका बांधते हैं आप? लड़की को गर्म करके ऐसे कीजिएगा तो भाग जाएगी। फिर हंस पड़ी वो। ठीक है, तो क्या लगता है तुम्हें ये धंधा किस कारण से शुरू हुआ होगा? आप पढ़े लिखे बाबू साहब हैं, फिर भी हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। जाइए बड़े बड़े आदमियों से पूछिए, वो क्या कहते हैं। समाज शास्त्रियों से पूछिए, आपको पता ही होगा। सबसे पुराना धंधा देह बेचना ही है। एक पल के लिए पीछे उस औरत के पास चले जाइए जिसने दुनिया में सबसे पहले अपना देह का व्यापार किया होगा। क्या लगता है आपको, किस कारण से उसने अपनी आपको इस दलदल में डाला होगा? क्या शौक के लिए? जी नहीं, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है पेट के लिए। मैं हजारों साल पहले के उस पहली वेश्या का दर्द समझ सकती हूँ। मर्दों का शिकार हुई होगी या किसी नामर्द के पल्ले पड़ी होगी जो उसकी रक्षा करने में असमर्थ होगा। इतने पहले का नहीं, अभी का बताओ। आप जिस कोठी में बैठे हैं ये महामारी के समय खुली थी। शायद आपको अंग्रेजों के समय का कुछ ज्ञान हो। भूखमरी और बीमारी से लाखों लोग मर रहे थे। कलकत्ता की सड़कों पर लोग मुर्दों का मांस खा रहे थे। इंसान जब इंसान को खाने लगे तो क्या हालत होगी, आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। अब अमीरों ने, गोरे अफसरों ने लड़कियों औरतों की इज्जत के बदले रोटी देना शुरू किया। भूख से दम तोड़ने की जगह इज्जत बेचना
उसी को घटिया काम लगेगा जिसने कभी हफ्तों भूख के दर्द का मजा नहीं चखा है। जैसे ही मालूम हुआ अमीरों के नीचे सोकर मैं अपने पति, बेटे और भाई की जान बचा सकती हूँ। हजारों औरतें सड़क पर जिस्म बेचने के लिए उतर गई। बाप अपनी बेटी का सौदा करने लगा, पति अपनी पत्नी को धंधे में लगाने लगा और भाई अपनी बहन के जिस्म को बेचकर पेट भरने लगा। आत्मसम्मान की बात आज की दुनिया में कही जा सकती है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर कब की हमारी इज्जत लूट ली थी। उस लूटी पिटी इज्जत पर कब तक गर्व करते। लाशों की बदबू कलकत्ता शहर बल्कि पूरे बंगाल फैली थी। कितने हिम्मती लोग हैं आज जो ये जानकर भी अपनी इज्जत पकड़कर बैठे रहेंगे कि भूख से कल उन्हें भी मरना है। ये धंधा मेरी जानकारी में कोई खुशी से नहीं करता। बहुत ज्ञानी लगती हो। ज्ञानी किस बात का? कलकत्ता की वेश्याओं का यही तो एक जाना माना इतिहास है। गांव से काम खोजते खोजते लोग यहाँ पहुँचते थे। कुछ मेहनत मशक्कत करके आबाद हो जाते थे और कुछ लोग कलकत्ता की चमक धमक में बर्बाद हो जाते थे। भिखारी और मजदूर सड़कों पर बच्चा पैदा करते और उन्हें छोड़ छोड़कर भाग जाते। अनाचिन और भिखारिन के पास जिस्म बेचने के अलावा और क्या चारा था? अंग्रेज तो चाहते भी यही थे कि इनकी बहू बेटियां उनके आगे पड़ी रहे। हमने तो सुन रखा है कि कुछ नया गोरी रंग देख बेकाबू होकर उनकी रखेल बनने को तैयार हो गई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। अपनी इज्जत बचाने की खातिर आग में कूदकर अपनी जान देने वाली बहादुर औरतों के बारे में नहीं सुना तुमने? बहादुर? मैं उन्हें बुज़दिल कहती हूँ। अगर मरना ही था तो लड़कर मरती। आग में कूदने से इज्जत बची नहीं बल्कि लुट गई। साबित कर दिया उन्होंने कि उन्हें अपने राज्य से कोई मतलब नहीं था। वो बस राजाओं की धन संपत्तियां और भोग विलास की गुलाम थी। सर से पांव तक सोना चांदी से लदी रहना और अपनी जिस्म की प्यास बुझाते रहने में ही उनकी खुशी थी। उस दौर की रानियां सैनिकों और नौकरों तक से अपनी प्यास बुझाती थीं। ऐसी प्रेम कहानियां बहुत मशहूर हैं। गलती उनकी भी नहीं है। राजा ही जब सैकड़ों दासी और पत्नियां रखकर ऐश कर कर रानियों की विलासिता को बढ़ावा देता हो और राज्य की महिलाओं को सीरियता की जगह सौंदर्यता, कठोरता की जगह कोमलता की प्रेरणा देता हो, तो उनका बुज़दिलों की तरह आग में कूद जाना भी बड़ा हिम्मत का काम माना जा सकता है। उनके कोमल गुलाबी हाथ तलवार का बोझ सह नहीं पाती। कहा वो कामुक कोमल रानियां और कहा वो चट्टान से सख्त विदेशी सैनिक। मेरी जानकारी में रानी तो एक ही हुई है, रानी लक्ष्मीबाई, और कोई नहीं। हालांकि वो गलत सलत तथ्य बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे सुधारने का विचार नहीं किया क्योंकि कुछ कुछ सच भी था। तुम्हारी बातों से लगता है मेरी तरह तुम भी मानती हो कि औरतों को काम सुख बहुत प्रिय होता है। किसी भी लड़की या औरत को इस सुख का सही स्वाद मिल जाए तो वो वैसे बनने के लिए तैयार हो जाएगी, अगर उसका वैसे बनना उसके परिवार के लिए गुप्त रहे तो। आपको लगता है काम सुख के लिए ही औरतें तड़पती रहती हैं, इसलिए वैसे बन जाती हैं? जी नहीं, चमड़ी के घिसने से आपको सुख संतुष्टि मिलती होगी, हमें तो अब घृणा होती है। हाँ, अगर ये हमारा चैंधा ना होता तो शायद हमें भी सुख मिलता। मजा आए ना आए, जिस काम के पैसे मिलते हैं ना चाहते हुए भी हर कोई करता है। जाने कैसे आप बिना दारू पिए कोठी पे चले आते हैं। यहाँ सभी मर्द पीने के बाद ही आते हैं। उन्हें भी मालूम है जब तक दो प्राणियों में प्रेम नहीं हो बिस्तर में सुख नहीं मिलता, चाहे जिस्मों को कितना भी सगड़ लो। वो कुछ देर के लिए रुकी, फिर बोली, वो आते हैं नशे में, इस देह को मसलते हैं, रगड़ते हैं, दबाते हैं, बस अपनी हवस और खुन्नस मिटाने के लिए। सुख और मजा ना उन्हें मिलता है और ना हमें। काम सुख के लिए वैसे बनने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम, ना के बराबर है। हाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां अपने शौक पूरा करने के लिए ये धंधा करती हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। जिसमें नहीं बेचती तो कॉलेज की महंगी फीस कहाँ से लाती? तुम्हारी क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। मेरा कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं जिनका मुझे पेट पालना है। अगर होते भी तो क्या वो खुद कमा नहीं सकते? यहाँ कई औरतें हैं जिनके पति हैं गांव में, जमीन जायदाद लूट गई, घर बार गिरवी है, अपने सगों ने ही उन्हें लूट लिया। निरी प्राणी का इस दुनिया में कोई साथी नहीं। लूटने वाले बदन पे कपड़े का एक धागा तक नहीं छोड़ते। जानते हैं बेचारा कुछ नहीं कहेगा, रम खा के रह जाएगा। फिर ऐसी औरतें शहर आकर मजदूर बनती हैं या इस कोठी तक पहुंच जाती हैं। अच्छा है अपना कोई नहीं है, अनाथ हो। यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, एक तरफ से अनाथ ही कह सकते हैं, कहीं से नहीं पहुंची, यहाँ पैदा हुई हूँ। अच्छे खासे पैसे लेकर अमीरों को बिना रबड़ लगाए जिसमें रौदने दे दिया जाता है।
उसी का फल हूँ मैं। कोई रईसी मेरा बाप होगा, क्या मालूम उसने मुझे भी बिस्तर पर मसला होगा। 12-13 की उम्र से ही तो मैं भी आप लोगों के बिस्तर गर्म कर रही हूँ। नहीं, मतलब आप नहीं, आप जैसे लोगों की। तुम्हारी माँ यही है नहीं थी। अब तो मैं बूढ़ी होने वाली हूँ, मेरी माँ कहाँ से जिंदा बचेगी। आपको मालूम होगा कि वैश्याओं की जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन ऐसा मत सोचना बाबू कि मेरी माँ किसी और की माँ से कम थी। बहुत लाड प्यार दिया, बहुत जतन से पाला, लेकिन एक रही चाह के भी कोठे में पैदा हुई। अपनी बेटी की किस्मत बदल नहीं सकती। हाँ, इस कोठी की मालकिन मेरा हर नखरा उठाती थी। माँ की अच्छी पड़ती थी उसके साथ, इसलिए जब मेरी मर्जी होती थी सिर्फ तभी धंधा करती। वो रुकी, एक लंबी सांस भरकर, फिर बोलने लगी, लेकिन अब ये कोठियाँ भी ठेके पर दी जाने लगी हैं। दिन रात अब बिस्तर पे पड़े रहना मजबूरी है, वरना कहते हैं बाहर का रास्ता नापो। अब बाबू, जो दुनिया हमने कभी देखी नहीं, वहाँ जाने के ख्याल से भी डर लगता है। वैसे कभी कभार घूमने जाती हूँ, तब मालूम होता है कि ये बस तमाशा है। देखो, खुश हो, ताली बजाओ, लेकिन फिर वापसी अपनी दुनिया में लौट आओ। वहाँ कभी रहने, घर बसाने के ख्याल से नहीं गई, जाऊंगी भी नहीं। एक लड़का बड़ा दीवाना है मेरा, लेकिन मर्दों का क्या भरोसा, ले जाकर छोड़ दिया तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो अब तक कितने लोगों के साथ सोई हो? थोड़ा मूर्खों वाला सवाल है, थोड़ा पूरा चूतियापा सवाल है। वो हंसने लगी, फिर बोली, आपको याद है क्या, आपने अब तक कितनी बार खाना खाया है? नहीं ना, कौन गिनता है। जैसे आपके लिए खाना खाना रोज का काम है, वैसे ही मेरे लिए लोगों के साथ सोना। अब अंतिम सवाल, तुम वैश्याएं क्या भविष्य देखती हो और बाहरी दुनिया के लोगों से क्या उम्मीद करती हो? वो सोचने लगी, बाहरी दुनिया से क्या उम्मीद करूं? यही कि इसी तरह यहाँ आते रहे और अपनी हवस मिटाते रहे, ताकि किसी शरीफ लड़की की इज्जत लूटने से बच जाए। सुधरने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। इज्जतदार लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए हम यहाँ अपनी इज्जत बेचती हैं। तो आइए हमारे जिस्म से खिलवाड़ कीजिए, लेकिन किसी मासूम बच्ची के साथ गलत मत कीजिए। बस इतना ही। और भविष्य क्या है वैश्याओं का, बताया नहीं तुमने? उज्जवल है हमारा भविष्य। मर्द जब तक औरतों को बस जिस्म से चाहता रहेगा, हमारा धंधा फलता फूलता रहेगा। यही है हमारा भविष्य। ठीक है नमिता, इतना वक्त देने के लिए मैगजीन में एक पेज की ही जगह मिलेगी। अगली बार लंबी बातचीत करेंगे। अब चलता हूँ। क्या हम इतने बुरे भी नहीं हैं, ऐसे ही सूखे सूखे चले जाइएगा। मैं भी आखिर इंसान हूँ। उसके जिस्म का स्पर्श पाकर पिघल गया। औरतों का दुख दुनिया के सामने लाने वाला लेखक की पहचान बनाने की बात, नमिता के जिस्म की तपिश की आंखें फीकी पड़ गई। बात सही है, मर्द हमेशा ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।